नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों आज हम हिंदी की सीरीज़ में वर्णमाला स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों वर्णमाला से हर परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी नहीं कह सकते तो एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाएगा वर्णमाला से। तो दोस्तों आज हम वर्णमाला स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला। जैसा कि हमने पाठ्यक्रम बताते समय बताया था आपको, इसके पहले हमने हिंदी भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में बताया था। आज हम हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला दोस्तों एक बार बता दें कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखने में थोड़ा सा टेक्निकल जरूर लगता है, लेकिन ध्यान से पढ़ा जाए तो आसान भी है और इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों, इसलिए विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला, सबसे पहले वर्ण, वर्ण क्या होता है? वर्ण कहा जाए तो एक सवाल आता है, भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई है, क्या होता है? यह वर्ण होता है। और वर्ण में क्या है? जैसे पानी शब्द हमने लिया, पानी एक शब्द है, पानी में 4 वर्ण है। जैसे प प्लस आ प्लस ना और प्लस ई, ये 4 वर्ण है पानी में। तो वर्णों का उसकी एक परिभाषा है कि जिसके कोई खंड ना हो सके, जो अखंडित हो, कोई खंड ना हो, वह वर्ण है। जैसे देखिए 4 वर्ण, एक वर्ण ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये 4 वर्ण है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। जैसे वर्ण, पहले बात तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर देखते हैं। स्वर में आ ई उ री ए ओ और औ। इसमें अनुस्वार और विसर्ग नहीं आता, अंग और आहा इसमें नहीं आता। ये कुल मिलाकर के कितने? 11 स्वर हैं। ये 11 स्वर वर्ण हैं। इसके बाद फिर आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन स्वर क्या है? स्वर वह ध्वनि है जो कि स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। और जबकि व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वरों के सहारे बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते। और स्वर जो है यह स्वतंत्र होता है अपने आप में पूरी तरह से, और किसी के सहारे नहीं स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। व्यंजन में देखते हैं का वर्ग, का ख
ब भ म। तो मित्रों ये व्यंजन है। व्यंजन का वर्गीकरण अभी कैसे होता है इसको हम बताएंगे। पहले ये जानिए कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। और 52 वर्ण वो कैसे हैं अभी हम आपको बता देते हैं। इसको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं या वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन, उसके बाद है अंतस्थ, या र ल व। फिर उसके बाद है ऊष्म, स स स ह, ये ऊष्म है। इसके बाद अभी देखिए 52 पूरे नहीं है 52 वर्ण। उसके बाद एक है द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। यहां लिख देंगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, इसमें है ड़ा और ढ। द्विगुण में ड़ा और ढा है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, संयुक्त में 4 व्यंजन हैं जो कि स्पष्ट नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं बल्कि 2 वर्णों के मेल से बने हुए संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञा और श्रव। अभी इसको हम फिर से स्पष्ट करेंगे किस तरह से जो है ये संयुक्त है। इसके बाद एक अनुस्वार है और विसर्ग है। तो देखिए मित्रों 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। ये कुल मिलाकर के कितने वर्ण होते हैं जो है 52 वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं 52 वर्ण। और जिसमें स्वर कितने हैं 11, व्यंजन कितने हैं 33, द्विगुण व्यंजन कितने हैं 2, संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4, अनुस्वार 1 है। अनुस्वार इस तरह से लगता है ये बिंदी वाला, और विसर्ग हा की तरह से जो उच्चरित होता है ये विसर्ग होता है जो है। तो एक ये है, एक ये है। कुल मिलाकर के देख लेते हैं 11, 33, 44, 46, 50, 51 और 52। ये 52 वर्ण कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में हैं। और इसी को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं मित्रों। तो दोस्तों ने देखा जैसा कि स्वर हैं, व्यंजन है, और ये कुल मिलाकर द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग, इतना मिलाकर के 52 वर्ण हुआ। अब अलग अलग हम देखते हैं स्वर कितने होते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण क्या है, ये सब हम अलग अलग से देखते हैं। जैसे स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, इसको छंद शास्त्र की भाषा में ह्रस्व बोलते हैं, छोटा बड़ा नहीं बोलते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व में क्या, ह्रस्व माने छोटा भी होता है,
ह्रस्व में जैसे ये छोटा आ जिसको हम बोलते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ, उसके बाद री। दीर्घ में क्या है, बड़ा वाला शब्द, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। ये दीर्घ स्वर में है। इसके बाद फिर संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में है ए, ओ और औ। ये संयुक्त स्वर है। तो स्वर तो समझ में आ ही गया आपको, स्वर कितने प्रकार के हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, कुल मिलाकर के 11 स्वर होते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न भी आता है कि वर्णमाला में कितने स्वर हैं। कुल मिलाकर के 11 स्वर। इसमें अंग और आहा नहीं गिनना है, वो उसकी गणना जो है वो व्यंजनों में हो जाती है। अब आगे देखते हैं व्यंजनों का प्रकार। ये स्वर तो हो गया, अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजन क्योंकि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसलिए ये किन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्थान, जैसे हमारी जिह्वा से, दांत से, तालू से, होठ से, इनकी टकराहट से जो व्यंजन निकलते हैं, उनके अनुसार इनका वर्गीकरण हम करके देखते हैं जो है। जैसे का वर्ग है, का, खा, गा, घा। इसमें पंचमाक्षर हम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ट, थ, द, ध, प, फ, ब और भ। इतने को हम देखते हैं कि ये ध्वनियां जो है कैसे, किन किन चीजों से जो है, ये कौन सी, जैसे कंठ से क्या निकलता है, तालु से क्या निकलता है, कौन सी तालव्य है, कौन सी कंठ है, कौन सी दंत ध्वनियां हैं, ये सब हमको समझना है। सबसे पहले देखते हैं इसको समझने के लिए सूत्र हैं कुछ, उन सूत्रों से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। जैसे पहले हम कंठ ध्वनि देखते हैं, कंठ कौन कौन सी ध्वनियां हो सकती हैं। इसके लिए सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम, कंठ, ठीक है। अकुह का मतलब आ, स्वर वाला आ जो था, दोनों आ, छोटा और बड़ा दोनों आ, अकु से मतलब का वर्ग, का खा गा घा, का खा गा और घा। इसके अलावा क्या है, विसर्ग, ये वाला, इसका भी उच्चारण हा की तरह से होता है ना। तो ये इतनी ध्वनियां जो है, ये क्या है, ये कंठ ध्वनियां हैं। ये देखिए परीक्षा में आ तो जाता है बड़े आसानी से कि कंठ ध्वनि कौन सी है, तो हमको समझने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इस सूत्र से हम देखेंगे तो थोड़ी भी समस्या, बिल्कुल भी समस्या का सामना हमको नहीं करना होगा। फिर देखते हैं तालव्य कौन सा है, फिर उसका सूत्र है। जैसे ये इसका सूत्र हो गया था, एक एक समझिए। इसका क्या है, इचु, इचु यसा, नाम, तालु। अब इचु से देखिए, यही समझना है, यही इसका तर्क है। ई हो गया,
और इससे जो है चू से चा वर्ग, चा, छा, जा और झा, इतनी ध्वनियां। इचू यसा नाम, इसके अलावा या है और सा है। इतनी ध्वनियां क्या है? ये तालु हैं, ये तालव्य ध्वनियां हैं, तालु या तालव्य। बहुत इत्मीनान से, बड़े धीमे धीमे, जैसे जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्व से घटक, बूंद एक एक बूंद गिरते गिरते जो है क्रमशः घड़ा जो है वो भर जाता है, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा समझने से धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, विद्या आपकी पूरी होगी। तीसरा देखते हैं, ये ऋतु, ऋतु, रसाणाम, मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा क्या है? अभी फिर से हम बताएंगे तालु कैसे है, कंठ कैसे है। ऋतु रसाराम, ऋतु का मतलब री हो गया, और ये री, ई, आ, ये दोनों ई है इसमें, ध्यान दीजिएगा, दोनों ई है इसमें, जैसे दोनों आते उसमें। ये आप स्वर वाले से देख लेंगे आप। री हो गया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा, टा ठा डा और धा। ऋतु रसाणाम, इसके अलावा रा और ये वाला सा, जिसको हम षटकोण वाला सा बोलते थे ना पहले, वो गलतियां नहीं करनी है। ये वाला सा क्या है? तालव्य है। ये वाला सा क्या है? मूर्धन्य है। इतनी ध्वनियां री, टा ठा डा ढा, रा और सा, ये इतनी ध्वनियां क्या है? ये मूर्धन्य है, जिह्वा मूर्धा में टकराती है। चौथा देख लेते हैं हम, ऋतु, लसा नाम, दंता। री हो गया, ध्यान से देखेंगे, री हो गया, ता वर्ग हो गया, ता, था, दा और धा। इसमें देखिए ना इसलिए नहीं आया, अन्ना इसलिए नहीं आया क्योंकि वो नासिक के व्यंजन है, वह इनसे स्पर्शीय व्यंजन से उनका कोई लेना देना, कोई ताल्लुकात नहीं है उनका। ता था दा धा हो गया, इसके बाद फिर हो गया ला और सा। कहने का मतलब ये वाला सा दंत है, ये वाला सा मूर्धन्य है, और ये वाला सा जो है वो तालव्य है। इतनी ध्वनियां क्या है? ये दंत हैं। कौन सी? री, ता था दा धा, ला और सा। फिर देखते हैं, ऊ, ऊप, ओष्ठव। ऊप ओष्ठव मतलब ऊ से हो गया छोटा ऊ, इसके बाद बड़ा ऊ, पा वर्ग, ऊप है ना, तो पा वर्ग, पा, फा, बा और भा। इतना क्या है? ऊ ओष्ठव का मतलब है ऊ, पाफा, बाफा और मा, ये कितनी ओष्ठ ध्वनियां हैं। इनको बोलने से हमारे जो होस्ट हैं, दोनों होस्ट वो टकराते हैं, इसलिए होस्ट बोलते हैं। जिह्वा दंत में जब टकराती, दांत में टकराती तो दंत ध्वनियां होती है। जिह्वा जब तालु में टकराती है तो तालव्य ध्वनियां होती हैं, और जो ध्वनि कंठ और मुख से निकलती है जो है वह कंठ ध्वनि कहलाती है। इसके बाद बताया था मैंने यारा लावा, ये अंतस्थ ध्वनियां। तो मित्रों हम देख लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कंठ क्या है? कंठ से जैसे बोलते हैं आ, का, खा, ग, घा, कंठ से हमारी ध्वनि निकल रही है ना, तो वो कंठ ध्वनियां हैं। अब कौन कौन सी हैं? गाथा गाधा है इसमें, विसर्ग हमने बता ही दिया, विसर्ग है, और हा भी है इसमें। अब पढ़ के देखिए, आ, का, खा, गा, हो गया ना, घा, हा, फिर विसर्ग समझ लीजिए, जैसे कहते हैं रामा, तो हा जैसा उच्चारण होता है ना वो, तो वो भी
क्या है? कंठ ध्वनियां हैं। तालव्य, तालु से कैसे? जिह्वा हमारी जाकर के तालु में, ये जो तालु दांत के ऊपरी हिस्से का जो है हिस्सा तालु बोलते हैं उसको। जैसे ई, ये तालु तलवा जो है इसमें जाकर के जिह्वा हमारी टकराती है। ई च छ बोल के देखिए, ये टकरार जिह्वा जो है तालु में टकरा रही है। च छ ज झ य श, ये क्या है? ये इसमें जाकर के टकराए तो ये कौन सी ध्वनि है? तालव्य ध्वनि हो गई। मूर्धन्य क्या देखते हैं? मूर्धा, जैसे री ट ठ, देखिए जिह्वा थोड़ी सी टेढ़ी होकर के जो मूर्धा भाग है उसका वो जाकर के तलवे में टकरा रहा है। ट ठ ड ढ र श, ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। फिर दंत देख लेते हैं, जिह्वा दांत में हमारे जाकर के टकराती है, ठीक है, जैसे री। फिर देखिए त थ द ध, उसके बाद ला स, इतना जब जिह्वा दांत में टकराएगी तो दंत ध्वनि होगी। फिर उसके बाद ओष्ठ कौन सी ध्वनि है? उ प फ ब भ, होस्ट टकरा रहे हैं ना, तो होस्ट ध्वनियां हैं। इतनी ध्वनि आप देख लेंगे और ये परीक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण, अब इसके कई अभी जो है इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचा हुआ है जिसको अगली वीडियो में मित्रों हम लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गई, वाकई में पसंद आ गई हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।